हेलो एंड वेलकम टू प्रैप्सॉट। आज हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्वार भाटा या टाइड और एब को। ये क्लास इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंपॉर्टेंट क्लास होने के नाते इसको लास्ट तक देखना आपका फर्ज बनता है। और एक और रिक्वेस्ट है, या आप इसे अपना फर्ज भी समझ सकते हैं, कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्लास स्टार्ट करते हैं, हम बात कर लेते हैं ज्वार और भाटा की। तो जब हम ज्वार और भाटा की बात करते हैं, इससे पहले थोड़ा सा न्यूटन भैया को याद कर लेते हैं और उनके द्वारा एक नियम दिया गया था उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो न्यूटन का एक नियम है, ठीक है। क्या नियम था? तो उनका नियम था कि भाई जब दो पिंड आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं, या दो पिंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। ये जो है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये जो है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। मान लीजिए ये क्या है, ये ए पिंड है और ये क्या है, बी है। तो बी जो है अपनी आकर्षण शक्ति लगा रहा है ए की तरफ और उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और ए जो है वो अपनी आकर्षण शक्ति लगा रहा है बी की तरफ और बी को अपनी तरफ खींच रहा है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखते हैं तो याद रखिएगा, ए की दूरी कहलाएगी ए की जो आकर्षण शक्ति होती है वो कहलाएगी m1 और इसकी आकर्षक शक्ति कहलाती है m2। इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है उसे हम कहते हैं r, ठीक है। तो याद रखिएगा न्यूटन का नियम है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो पूरी दुनिया में जितना भी फोर्स लगता है वो इसी फॉर्मूले के थ्रू लगता है, याद रखिएगा। हर कोई चीज़ अपनी तरफ एक दूसरे को आकर्षित कर रही होती है। जैसे कि इस क्लास के दौरान मैं आपको आकर्षित कर रही हूँ, आप मुझे आकर्षित कर रहे हैं, चाहे ये माइक हो, पेन हो, हर कोई चीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने में लगी हुई है। अब आप कहेंगे मैडम ये सारी चीज़ आप क्यों बता रही हैं, आप तो ज्वार पढ़ा रही थी, भाटा पढ़ा रही थी। तो बेटा ये जो मैं बता रही हूँ ना, इसका सीधा सीधा संबंध है आपकी आज की क्लास से, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है वो इसी आकर्षण या इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से होने वाली है। कैसे होने वाली है तो देखते हैं। देखिए ये है हमारी अर्थ, ठीक है, और अर्थ के ऊपर क्या है, ये है अर्थ के ऊपर भरा हुआ पानी, और यहाँ पर है आपका चंद्रमा, ठीक है। क्या है? चंद्रमा या मून है। अब जिस तरीके से दो पिंड जो हमने थोड़ी देर पहले देखे थे ए और बी एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो मून है वो अर्थ को, और अर्थ जो है वो मून को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। क्या कर रही है? अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि मून जो है वो अर्थ को तो पूरी तरीके से अपनी तरफ खींच नहीं सकता, लेकिन अर्थ पर सॉरी अर्थ पर मौजूद पानी को तो अपनी तरफ खींच सकता है ना। तो जब आकर्षण शक्ति के द्वारा, मून के द्वारा अर्थ पर मौजूद पानी को अपनी तरफ खींचा जाता है, तो पानी क्या होता है, वो अपनी जगह से उठ जाता है, ठीक है। क्या होता है? पानी जो है वो अपनी जगह से उठ जाता है, और ठीक उसके विपरीत इधर पीछे भी जो है पानी जो है वो अपनी जगह से क्या करता है, उठ जाता है, ठीक है। जहां पर पानी उठता है वहीं पर आता है टाइड, और जहां पानी बैठता है उसी में आता है एब या भाटा। ठीक इसके विपरीत या ठीक इसके अपोजिट साइड, क्योंकि बैलेंस बनाना होता है, इसीलिए ठीक सेम स्थिति या सेम सिचुएशन जो होती है वो अर्थ के अपोजिट साइड आ जाती है, यानी कि पीछे की साइड में भी उठे हुए भाग को हम टाइड कहेंगे और बैठे हुए भाग को हम एब कहेंगे, ठीक है। तो याद रखना, पानी का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और पानी का नीचे बैठना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। यहां तक बात क्लियर है? तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं इससे रिलेटेड वो देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं, और बात करते हैं हम हाई टाइड की, ठीक है। जब ज्वार की हम बात करेंगे तो याद रखना, द राइजिंग ऑफ सी वाटर ड्यू टू द फोर्स ऑफ द सन एंड द मून इज कॉल्ड टाइड एंड सिंकिंग इज कॉल्ड एब। तो याद रखना, टाइड के लिए केवल चंद्रमा का ही नहीं बल्कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का आकर्षण बल लगता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा पास है, इसीलिए यहाँ पर मून जो है वो बाजी मार जाता है और उसका फोर्स जो है वो ज़्यादा लगता है ज्वार और भाटा की प्रक्रिया में, ठीक है। टाइड अकर एट द सेम प्लेस ट्वाइस इन अ डे।
जो ज्वार है वो एक समय पर 2 बार आता है दिन में, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू टाइड 12 और 26 मिनट ऑन द डिफरेंस ड्यू टू द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन स्पीड ऑफ द मून एंड द अर्थ। जब इसका जो टाइड है वो क्या करता है, 2 बार आता है एक जगह पे, वो बात तो ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो अंतर रहता है वो 12 घंटे 26 मिनट का रहता है। और वो कैसे रहता है तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये क्या है, ये है आपकी अर्थ, ठीक है, और ये है आपका मून। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये क्या हो गई, अर्थ हो गई, और ये क्या हो गया, मून हो गया, ठीक है। ये है आपकी अर्थ और ये हो गया मून। अब इन दोनों का आकर्षण बल एक दूसरे के प्रति लग रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। अब खींचने की वजह से क्या होगा, आपको पता है, ये कुछ इस तरीके से इसका चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है, ऐसे ही तो चक्कर लगा रहा होता है इसका। अब जब ये इसका चक्कर लगा रहा है तो एक टाइम पे पहले ये टाइड यहाँ आया है, कहाँ पर आया है, ठीक है, एक समय पर ये जो ज्वार है वो इस तरफ आया है। अब धीरे 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 ये पूरे एरिया पे ज्वार आएगा, और जब वापस ये ज्वार इसी बिंदु पर आएगा, यानी कि इसी बिंदु या इसी जगह पर जो ज्वार आएगा, तो उस टाइम पर क्या होगा, जो मून होगा वो अपनी जगह पे नहीं रहेगा और कहाँ हो जाएगा, आगे की तरफ वो है जो खिसक जाएगा। मान लीजिए मून जो है वो यहाँ खिसक गया है, ठीक है, पहले कहाँ था, यहाँ था, और यहाँ से सीधे इसका जो ज्वार था, आकर्षण शक्ति जो थी वो सीधा इसकी लग रही थी, और यहाँ पर पानी जो है वो उठ रहा था और यहाँ पर भी उठ रहा था, ठीक है। लेकिन जब ये बिंदु वापस अपनी जगह पे आया है तो वहां पर सामने क्या देखता है, चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा कहाँ पहुंच जाता है, चंद्रमा पहुंच जाता है यहाँ पर, और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो कितना होता है, 13 डिग्री का होता है, ठीक है। यानी कि इसे वापस अपनी जगह पर चंद्रमा के सामने आकर ज्वार की स्थिति को प्राप्त करने में कितना टाइम लगेगा, इसे 13 डिग्री का टाइम और लगेगा। तो याद रखना 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, और 13 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 56 मिनट होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, 1 डिग्री बराबर, वो 13 डिग्री बराबर आपका 52 मिनट होगा, याद रखना कितना होगा, 52 मिनट होगा, ठीक है। 13 डिग्री बराबर कितना हो जाता है, 52 मिनट हो जाता है। इस हिसाब से 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे 52 मिनट बाद उसी जगह पर वापस से क्या आता है, ज्वार आता है, याद रखना। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि सेम स्थिति में आने में दोनों जो ज्वार में कितना अंतर पाया जाता है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा आपका 12 घंटे 26 मिनट, ठीक है। क्या हो जाएगा, 12 घंटे 26 मिनट का आपका यहाँ पर टाइम हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ क्योंकि आगे फिर इसमें कुछ ना कुछ समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट फैक्ट्स की। तो टाइड ऑल्सो अकर द टाइम एंड प्लेस इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड साउथहैम्पटन। तो इससे ऊपर वाला पॉइंट रह गया है, तो ऊपर वाले पॉइंट को भी देख लेते हैं। तो याद रखना कि विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है वो कहाँ आता है, तो ये देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो फंडी की खाड़ी या गल्फ ऑफ फंडी में आता है, जहाँ पर लगभग 1 ट्रिलियन पानी जो है वो ऊपर उठ जाता है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो ओखा तट या ओखा कोस्ट गुजरात में आता है। कहाँ आता है, ओखा कोस्ट गुजरात में आता है, ठीक है। टाइड ऑल्सो अकर 4 टाइम एट 1 प्लेस इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड साउथहैम्पटन। तो साउथहैम्पटन वो जगह है जहाँ पर टाइड जो है या ज्वार जो है वो कितनी बार आता है, 4 बार आता है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि 4 बार ज्वार कहाँ आता है, साउथहैम्पटन पे आता है, याद रखना। द रेशियो ऑफ पावर ऑफ सन एंड द मून इज मून इन टाइड 5:11। दिस इज बिकॉज द मून इज वेरी नियर टू द अर्थ। जब हम पहले भी बता चुके हैं इस बात को कि मून जो है अर्थ के पास है, जिसकी वजह से इसकी आकर्षण शक्ति जो है वो सन की अपेक्षा ज़्यादा लगती है, और मून की जो आकर्षण शक्ति लगती है वो 11 लगती है, और सन की कितनी लगती है, 5 लगती है, ठीक है।
आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कि जब ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा उठ जाता है तो उसे दीर्घ ज्वार या हाई टाइड कहते हैं। ये स्थिति पूर्णिमा और अमावस्या यानी कि फुल मून और न्यू मून के टाइम पर होती है। ठीक है, इसके अलावा ऑन दिस डे द combined power of sun and moon increase the water of the earth by 20%. When the tide is 20% below in the normal tide, it is called minor tide. The situation come at the time of सप्तमी और अष्टमी। तो अब ये क्या है ये देख लीजिए। तो यहाँ आपको दिखाई दे रही है ये चीज। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आकर्षण शक्ति की जब हम बात कर रहे हैं तो मून की आकर्षण शक्ति ज़्यादा लगती है, सन की जो होती है वो थोड़ी सी कम लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये है अर्थ, ये है मून और ये है आपका सन। ये तीनों ही किस स्थिति में है, सिजगी की स्थिति में है, यानी कि एक सीध की स्थिति में है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका भी 11 की स्पीड से इसकी भी आकर्षण शक्ति लग रही है और इधर की भी आकर्षण शक्ति लग रही है। तो जब इन दोनों की पावर एक होकर पानी को ऊपर की तरफ उठाती है तो ये नॉर्मल टाइड से 20% ऊपर उठ जाता है। सेम उसी की तुलना में यहाँ पर भी 20% ये ऊपर उठ जाएगा, जिसकी वजह से हाई टाइड की स्थिति आती है। तो याद रखना, हाई टाइड की जो स्थिति होगी वो फुल मून और न्यू मून के टाइम पर आएगी। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, सिजगी की सिचुएशन भी बनेगी, जिसकी वजह से जो पानी है वो नॉर्मल ज्वार से 20% ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी स्थिति होती है, यहाँ पर होती है हाई टाइड की स्थिति या यहाँ पर होती है आपके स्प्रिंग टाइड की स्थिति। ये कौन सी सिचुएशन है, ये अमावस्या की सिचुएशन है। ठीक है, कौन सी सिचुएशन है, अमावस्या की सिचुएशन कहलाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगर हम नीचे बात करते हैं तो ये आपकी क्या है, अर्थ है। ठीक है, यहाँ मून आ गया, यहाँ सन आ गया, ये भी आपकी एक सीध की लाइन बन गई, यानी कि ये भी सिसगी की स्थिति हो गई। यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों का फोर्स जो है वो पानी को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से फिर से यहाँ पर 20% अप जो पानी है वो ऊपर उठ जाता है नॉर्मल टाइड से, यानी कि यहाँ पर भी 20% जो नॉर्मल टाइड आता है उससे ऊपर पहुँच जाएगा और दोनों जगह ये अपना बैलेंस बनाने के लिए 20% पानी ऊपर उठाएगा, जिसे भी हम कहेंगे स्प्रिंग टाइड। और ये कौन सी स्थिति है, ये होगी आपकी पूर्णिमा की स्थिति। अब बात करते हैं लघु टाइड या नीप टाइड की। इसमें क्या होगा, सन आपके सीध में है और चंद्रमा यहाँ है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस सिचुएशन में क्या होगा, इनकी जो आकर्षण शक्ति है वो कम लगेगी और नॉर्मल टाइड से 20% कम जो है यहाँ पर पानी उठेगा और ये जो कहलाता है लघु ज्वार कहलाता है। याद रखना, ये जो स्थिति कब होती है, ये सप्तमी और अष्टमी की स्थिति होती है, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया, अब 2 फैक्ट्स और देख लेते हैं, इक्वेटोरियल और लॉनिजिंग टाइड। ठीक है, जब इक्वेटोरियल या भूमध्य सागरीय और अयनवर्ती ज्वार की बात करते हैं तो वो भी याद रखना। तो अयनवर्ती या भूमध्य सागरीय ज्वार क्या होते हैं, तो जैसा कि हमको पता है कि अर्थ का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, ठीक उसी तरीके से मून का भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सन का ही उत्तरायण और दक्षिणायन होगा, आपका अर्थ का, इसका मून का भी होता है, याद रखना। बिकॉज ऑफ विच इट्स मैक्सिमम इंक्लाइजेशन इन द मून इज टूवर्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ड्यू टू विच द टाइड कम ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट दिस टाइम. There is tropic of Capricorn opposite to the tropic of Cancer, due to which tide also come on it. ठीक है, अब यहाँ आपको एक चीज दिखाई दे रही है, ये क्या है, इक्वेटर है और यहाँ पर क्या है, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये जो मून है ये धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ अपना उत्तरायण करता है और यहाँ पर जैसे ही ये पहुँचेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुँचेगा, यहाँ पे जैसे ही ज्वार आएगा सेम वही स्थिति आपकी कहाँ हो जाएगी, मकर रेखा पर हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं, क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं अयनवर्ती टाइड या आप इसे कहेंगे लॉनिजिंग टाइड। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद की एक और स्थिति आती है, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अयनवर्ती क्या कहते हैं टाइड को देख लिया। अब हम बात करते हैं भूमध्य रेखीय या फिर इक्वेटोरियल टाइड का। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका इक्वेटर। ठीक है,
इक्वेटर है और जैसे ही इक्वेटर पे चंद्रमा पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पर पानी जो है वो एकदम से ऊपर उठेगा और ठीक इसके विपरीत, क्योंकि बैलेंस के लिए पानी उठना है, यहाँ पर भी पानी उठ जाएगा। तो जब इक्वेटर पे टाइड आता है तो उसे हम भूमध्य रेखीय ज्वार या इक्वेटोरियल टाइड कहते हैं। और जैसे ही ये उत्तरायण पे पहुंचता है इसे लॉनिजिंग टाइड या अयनवर्ती ज्वार कहेंगे। जब ये कर्क रेखा पे आएगा तो उसके ठीक विपरीत जो है भूमध्य आपकी मकर रेखा पे भी ज्वार आएगा और ठीक इसी तरह जैसे ही ये मकर रेखा पर आएगा इसके ठीक विपरीत आपके कर्क रेखा पर भी क्या कहते हैं, ज्वार आएगा, याद रखना। तो सेम चीज है इसमें कि जब चंद्रमा भूमध्य रेखा के सामने होता है तो भूमध्य रेखा पर ज्वार आता है, इसे भूमध्य रेखीय ज्वार कहते हैं। महीने में 2 बार अयनवर्ती ज्वार और 2 बार भूमध्य रेखीय ज्वार आता है, याद रखना। द एब टाइड्स कम ट्वाइस इन अ मंथ, फॉल इन द इक्वेटर ट्वाइस, ठीक है। तो अयनवर्ती यानी कि लॉनिजिंग टाइड और इक्वेटोरियल टाइड दोनों ही 2 बार आते हैं महीने में, याद रखना। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं टाइड के, वो देख लेते हैं। तो हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन, इट राइज वाटर लेवल इन टू द हाइएस्ट ऑफ द कोस्ट, इट हेल्प टू ट्रांसपोर्टिंग द शिप ऑफ द टू द पोर्ट। जब हाई टाइड आता है तो नौ संचालन में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जहाज जो है वो बंदरगाह में पहुंचने में उनमें आसानी हो जाती है। High tide also help in the fishing. During high tide, many fish come close to the coast, as a result of which fishermen can catch fish without difficulty. हाई टाइड होगा तो सीधी सी बात है जो फिशेस हैं वो कोस्ट तक आ जाएंगे और उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो बी जनरेटेड फ्रॉम दिस बाय कन्वर्टिंग टाइडल light into tidal energy. The Gulf of Khambat in India is suitable from दिस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ज्वार भाटा को ज्वारीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, इससे लाइट भी उत्पन्न की जा सकती है और भारत में खंबात की खाड़ी जो है वो इसके लिए एक उपयुक्त या एक अच्छा जो सुटेबल सिचुएशन होती है वो यहाँ पर रखती है, ठीक है। तो ज्वार भाटा से रिलेटेड आज जो भी फैक्ट्स थे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब हमने यहाँ पे कर लिए हैं। ये क्लास जो है वो यहीं समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कृपया करके कमेंट में बताइएगा। बाकी फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया यूट्यूब पर जाओ, सब्सक्राइब कर लो, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दो। धन्यवाद।